Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा ये पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कराची के जितने इंपॉर्टेंट तरीन कॉलेजेस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके तमाम प्रीलिम्स के पेपर के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर रिसेंटली जो पेपर लिया गया फर्स्ट ईयर मैथ्स का, उसके एमसीक्यूज को हम लोग कवर कर रहे होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इससे पहले मैं डिफरेंट सप्ली के पेपर्स, डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स भी अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज की वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी तरीके से सेकंड ईयर के एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिकल सेंटर के, सप्ली के और डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स में सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को भी लाजमी देखिएगा क्योंकि मेरा बेटा अब 40% एमसीक्यूज आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 40% एमसीक्यूज एक बहुत ह्यूज अमाउंट होती है, तो आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो इसीलिए वो तमाम बच्चे जो डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स की फीसेस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जाहिर सी बात है अगर अम्मा अब्बा के पैसे थोड़े से भी हलाल किए तो बेटा खुदारा कोचिंग वाले के पास जाने की नीड नहीं है, ये धंधा चला रहे हैं मेरा बेटा। आप सर हर चीज आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो अगर आप तरीके से बैठ के कवर करो। सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल तो बेटा मैं अवेलेबल करूंगा इंशाल्लाह, क्यों परेशान होते हो। तो आज की क्लास हम लोग क्या कवर करेंगे, प्रैक्टिकल सेंटर में जो पेपर लिया गया उसके एमसीक्यूज के ऊपर, उस एमसीक्यूज को समझेंगे भी, क्या उनके आंसर्स होंगे और किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, आपके पास कोई भी कॉलेजेस के पेपर हो, कोई इंपॉर्टेंट स्टफ हो, आप लाजमी मुझसे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिएगा, मुझसे बताते खुद शेयर करिएगा, ताकि मैं आगे दूसरे बच्चों तक भी वो चीज पहुंचा सकूं। क्योंकि अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह इंशाल्लाह फिर आपकी मदद करेगा। ये सदका जारी है मेरा बेटा। क्लियर है भाई? तो छोटी सी बात करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज के एमसीक्यूज के लेक्चर को। अच्छा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज अब से क्या कह रहा है, कहता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये भाई देखो, ये एमसीक्यूज लगता है थोड़े ब्लर हो रहे हो, आपको थोड़े से ब्लर दिख रहे हो। मैंने मेरा बेटा इसकी पीडीएफ फाइल भी अपलोड करी हुई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाएंगे, वहां पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंपॉर्टेंट नोट्स के नाम से एक ड्राइव मौजूद होगी। उस ड्राइव के अंदर मैंने पीडीएफ फाइल प्रॉपर अपलोड करी हुई है। असल में पीडीएफ बनाने के बाद उसको वापस जब इमेज में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी सी ब्लर हो जाती है इमेज, मगर मैं आपको क्वेश्चन पूरा समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास एक ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है ये, बेसिकली क्वेश्चन पूछा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कभी भी सेट से कोई भी क्वेश्चन है उसको बेसिक अंदाज में सोचो। आपसे कह रहा है ए और ए इंटरसेक्शन का पहले क्या, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का आपस में क्या लो, इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन के मायने क्या होते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं मेरा बेटा कॉमन लेने को। तो भाई ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, नल सेट होगा। यानी कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई बताओ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन के मायने क्या होते हैं, कॉमन। तो भाई सेट ए के अंदर और सेट ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्योंकि सेट ए कॉम्प्लीमेंट के मायने क्या, यूनिवर्सल माइनस का ए, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, नल सेट होगा। तो भाई ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, नल सेट। बाहर एक कॉम्प्लीमेंट और मौजूद है, बाहर एक कॉम्प्लीमेंट और मौजूद है।
अगर आपसे कहा जाए कि भाई नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, कैसे लेंगे? यूनिवर्सल में से नल सेट को माइनस कर दीजिए। यूनिवर्सल में से जब मैं नल सेट को माइनस करूंगा तो बेटा माइनस के साइन का मतलब ही क्या होता है? मैंने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में सारी बातें समझाई थी, तो लास्ट जो मैंने फर्स्ट ईयर के लेक्चर अपलोड किए उनको लाजमी देख लीजिएगा, मैं उसमें सेट्स वाली बातें सारी क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। माइनस का मतलब क्या होता है? कभी भी आप दो सेट्स को आपस में माइनस करवाओ तो माइनस का मतलब ये होता है माइनस कॉमन एंड राइट ओनली फर्स्ट ब्रैकेट एलिमेंट्स। अगर यूनिवर्सल में से मैं कॉम्प्लीमेंट को माइनस करवा दूं तो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो सिंपल तरीके से यूनिवर्सल की वैल्यूज दोबारा लिख दी जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। आंसर क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। कभी भी सेट्स के अंदर फंसो ना तो आपको बेसिक चार चीजें मालूम होनी चाहिए। यूनियन कहते हैं ऐड करने को, इंटरसेक्शन कहते हैं दोनों सेट से कॉमन लेना, माइनस के साइन का मतलब क्या होता है? कभी भी दो सेट से माइनस आ रहा है इसका मतलब ये होगा कॉमन वाली टर्म खत्म करो और पहले सेट की खाली वैल्यू लिख दी जाएंगी। ट्राइंगल का आपके पास एक और सिंबल हमारे पास क्या होता है? एक माइनस हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है, डेट इज सिंपली ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? कभी भी दो सेट से अगर ट्राइंगल आ जाए, इसका मतलब ये होता है दोनों सेट्स के कॉमन वाले पार्ट को माइनस कर दो और दोनों सेट्स की रिमेनिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिख दो अपने रिजल्टेंट सेट के अंदर। तो ये चार फंक्शन आपको मालूम होने चाहिए, इन चारों की हर चीज सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपको एक सेट ए गिवन है, आपको एक सेट ए गिवन है, उसकी वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा? 2,3। सेट बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है मेरा बेटा? 1,2। आपसे फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है ए माइनस का बी इंटरसेक्शन बी। ओके, फाइंड कर लेते हैं। भाई सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड कर लेता हूं मेरा बेटा। ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे? देखो, सेट ए की वैल्यू में से सेट बी की वैल्यू को माइनस करवाना है। माइनस का मतलब मैंने भी आपको बताया, इन दोनों में से जो भी कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। दोनों में से जो कॉमन पार्ट था 2 था, कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट सेट की रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है? 3। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब 3 को आपने जो आंसर आया है उसका आपने क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है सेट बी के साथ। उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? सेट बी के साथ। तो देखो मेरे पास ए माइनस बी की वैल्यू क्या आई थी? 3 आई थी, और सेट बी की वैल्यू क्या? 1,2। इंटरसेक्शन के मायने क्या होते हैं? कॉमन। कॉमन एलिमेंट मेरा आंसर होगा, बट इन दोनों सेट्स में से कुछ कॉमन ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नल सेट होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरा बेटा? सिंपली नल सेट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? सिंपली नल सेट हमारा आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा? अच्छा, ऑप्शन नंबर बी भी नल सेट है, मगर वो हमारा आंसर क्यों नहीं होगा मेरा बेटा? क्योंकि या तो नल सेट ऐसे लिखा जाता है, या फिर ऐसे लिखा जाता है, या फिर ये लिखा जाता है। यानी कि अगर ब्रैकेट में 0 आ रहा है इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं है, या ब्रैकेट अगर एम्प्टी है, या फिर नल सेट अलग से बनाया जाता है। ये ब्रैकेट में नल सेट इसने बना के बेवकूफी करी भी है, तो आपके पास आंसर क्या होगा? नल सेट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू नंबर 3 कहता है if A and B are the subsets of a set U such that A union B is equal to U, then the set A and B are called dash। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बिलियन डॉलर्स का मेरा बेटा एमसीक्यूज है। इस एमसीक्यूज के अंदर मेरा बेटा आपसे क्या पूछा जा रहा है? एमसीक्यूज नंबर 3 के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, अगर ए और बी आपके पास क्या आ रहे हैं? सिंपली दो सेट्स आ रहे हैं, और ऐसे दो सेट्स जिसके अंदर अगर आप दोनों सेट्स का यूनियन लेते हो और आंसर में आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाए, तो ऐसे सेट्स क्या कहलाते हैं? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाते हैं। डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते भाई। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं कि अगर आपके इंटरसेक्शन लेने के ऊपर कोई भी आंसर कॉमन ना आए, नल सेट आंसर आ जाए, इंटरसेक्शन लेने पे अगर आंसर क्या आ जाए? नल आ जाए, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। इक्वल सेट्स तब कहलाते हैं कि अगर हमारे पास क्या बन रहा हो? अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स का ऑर्डर और एलिमेंट सेम हो तो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। अनइक्वल सेट्स तब होते हैं जब ऑर्डर या वो सेम ना आ रहा हो, तो अनइक्वल सेट्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? एग्जॉस्टिव सेट्स। मैंने बारी बारी आपको बाकी डेफिनेशंस भी बता दी ताकि आप अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आप इजीली उनको भी कर सको। क्लियर है मेरा बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बताओ z इंटू जेड बार। क्वेश्चन गौर से समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कहता है कि बताओ z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा। क्वेश्चन बहुत ही मजे का। कहता है अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बताओ z इंटू जेड बार। भाई मेरे z बनाने का तरीका ये है, तो भाई देखो सिंपल सा तरीका है, किसके बराबर होगा? आसानी से समझ सकते हो इस चीज को आप। तो भाई z, लेट सपोज z की वैल्यू आपके पास है a प्लस आयोटा बी, z कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस का आयोटा बी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आपके पास सिंपल तरीके से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के आयोटा बी के स्क्वायर के। यानी कि ये बराबर आ जाएगा किसके? a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के। यानी कि किसके बराबर होगा हमारे पास? सिंपल तरीके से z मॉड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरा बेटा? हमारे पास सिंपल तरीके से z मॉड के बराबर होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज z मॉड।
अच्छा भाई आगे मूव करते हैं। आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आगे आपसे पूछा जा रहा है कि ए कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी किसके बराबर होगा। बेटा ये हमारे पास सिंपल तरीके से एक बेसिक थ्योरम आ रहा है, कहते हैं ए कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी किसके बराबर होगा। बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से हमसे कहा जा रहा है ए कॉमा बी सी कॉमा डी से मल्टीप्लाई करना है। बेटे ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, मुझे आंसर्स देख के साफ पता चल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आंसर्स लिखे हुए। इसका सिंपल मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो भाई ये ए डी और सी, ए बी सी डी को आप ब्रैकेट्स में ओपन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास ए प्लस का आयोटा बी, और दूसरा ब्रैकेट क्या आ रहा है सी कॉमा डी, तो इसको भी ओपन करवा दूंगा, क्या बन जाएगा सी प्लस का आयोटा डी। सिंपल तरीके से ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा ए इंटू सी ए सी हो जाएगा, फिर ए जाके जब आयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आयोटा ए डी, क्या हो जाएगा आयोटा ए डी। फिर बी जाके सिंपल आयोटा बी जाके सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आयोटा बी सी। फिर क्या हो जाएगा मेरा बेटा आयोटा बी जाके डी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर बी डी। तो भाई एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे कर देता हूँ, एसी का एसी एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है माइनस के वन के, तो क्या बन गया एसी माइनस का बीडी। और यहाँ पे क्या है इन दोनों टर्म्स के अंदर आयोटा एडी और आयोटा बीसी आ रहा है, तो दोनों से आयोटा का सिंबल कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा बेटा एडी प्लस का बीसी। सही है। अब इनको अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ये और से देखिएगा, ये वाला पार्ट आपका रियल पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट क्या आ रहा है आपका इमेजनरी पार्ट है। सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी माइनस का बी डी कॉमा ए डी प्लस का बी सी, ए डी प्लस का बी सी। सिंपल तरीके से क्या हो गया मेरा बेटा हमारे पास, ये हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चेक कर लीजिए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, ए सी माइनस का बी डी ए डी प्लस का बी सी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा बेटा सॉल्व हो जाएगा। जो जगह की कमी है इसलिए मैंने क्वेश्चन को रब कर दिया, पर मैंने आपको क्वेश्चन पूरा समझा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये जो भी आपके पास सी है या बी जो भी लिखा होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ सी कॉमा डी का। मेरा बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा, सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर कॉमा नेगेटिव का डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। सिंपल तरीके से हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है। क्लियर है मेरा बच्चा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हमसे कहता है कि बताओ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। मेरा बेटा सिंपल तरीके से रूट्स के बुनियादी मायने ही क्या होते हैं आपके फाइनल आंसर के। अब आपसे कहा जा रहा है बताओ रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के। भाई रूट्स कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही आसान सी बात, नॉर्मल सी बात, उसके बुनियादी मायने ही क्या होते हैं मेरा बेटा फाइनल आंसर के। क्वेश्चन मुझे गिवन है क्या, क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 16 इक्वल टू 0, प्लस का 16 को वहां भेजेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16, अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस के 16 का रूट, तो आयोटा लेके क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 4, तो प्लस माइनस का 4 आयोटा हमारा आंसर आ रहा होगा। क्या आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का 4 आयोटा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला एमसीक्यू देखिए, अगला एमसीक्यू कहता है अगर ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ रहा है तो बताओ 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा। क्वेश्चन क्या दे रहा है बताओ, 2 माइनस का ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर बताओ किसके बराबर होगा। वही देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, और बाहर होल पावर का स्क्वायर एज इट इज। मेरा बेटा ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस के 1 के। सही है ना भाई, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1 हो गया, तो क्या बन गया 2 प्लस का 1 3, 3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 9 के बराबर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा 9 होगा। सिंपल तरीके से हमने ओमेगा से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है नेगेटिव के 1 के, नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिंपली 9 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया फाइनली सॉल्व हो गया मेरा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ 27। मेरा बेटा बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा जहन में रखिएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मजे का, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, कहता है कि अगर 2 की पावर में आ रहा है x प्लस का 3 इक्वल 2 के बाद आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 32, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। भाई देखो 2 की पावर में क्या है x प्लस 3, कभी भी पावर में अगर फनकारी फाइंड करनी है ना, पावर में कोई चीज फाइंड करनी है, कोशिश किया करें इक्वल टू के सामने वाली चीज की पावर को लेकर आ जाओ। ये भाई 32 किसके बराबर होगा, अगर मैं नीचे 32 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसको नीचे से ऊपर शिफ्ट करूंगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 की पावर नेगेटिव का 5। मेरा बेटा हमारे पास जो 32 होता है वो क्या होता है
अगर मैं आपको थोड़ा सा आसान करके बता दूं, भाई 32 किसके बराबर होता है? 32 होता है 2 की पावर 5 के बराबर। 32 किसके बराबर होता है मेरा बेटा? 2 की पावर 5 के बराबर। अगर मैं इस 2 की पावर 5 को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 2 की पावर -5। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो बेसिस सेम हो जाए तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है? हमेशा आपस में इक्वेट होती है। पावर्स क्या होती है उनकी मेरा बेटा? हमेशा आपस में इक्वेट होती है। तो x+3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? -5 के। प्लस के 3 को वहां भेज दो तो आपके पास क्या हो जाएगा? -5 -3। तो -5 -3 क्या हो जाएगा? -8। तो आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -8 के। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? x का -8। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रूट्स ऑफ ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 आर कॉम्प्लेक्स इफ b² माइनस 4ac इज डैश। मेरा बेटा देखो, मैंने एमसीक्यूज के तमाम लेक्चर्स भी अपलोड करे हुए हैं, आप उनको भी एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट से जाके व्यू कर सकते हैं, फर्स्ट के लेक्चर्स भी ले सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर जो एक बात बताना चाहूंगा कि भाई अगर आपको ब्लर लगी है पीडीएफ तो बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी लेक्चर्स ये पीडीएफ फाइल्स डाली हुई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भाई देखो अगर आपको इक्वेशन गिवन है बताओ इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स कब होंगे। मेरा बेटा अगर कभी भी डी की वैल्यू नेगेटिव के अंदर होती है तो रूट्स कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, इमेजनरी होते हैं। तो अगर मेरे पास b² माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव की होगी तो रूट्स कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं आपको रूट्स दे दूं -4 और 8 तो बताओ ये रूट्स, इसके ऊपर इक्वेशन क्या होगी? यानी कि आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवन है -4 और 8, आपसे कहते हैं बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके। तो भाई सबसे पहले सम ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन रूट्स फाइंड कर लो। सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? सिंपल इन रूट्स का सम कर दो तो -4 प्लस 8 क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? -4 इंटू 8, 4 8 नेगेटिव का 32 हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का सिंपली 32 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे? अब सिंपल तरीके से हम लोग इस चीज को करने के बाद अब क्या करेंगे मेरा बेटा? सिंपल तरीके से हमें बात मालूम है कि -4 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन भी फाइंड कर लिया। अब फाइनली इक्वेशन के फॉर्मूले पे चले जाऊंगा। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इंटू x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू 0। तो x² का x², सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या है? 4x हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है? -32। तो आंसर क्या हो जाएगा? x² माइनस का 4x माइनस का 32 इक्वल टू 0। x² माइनस का 4x माइनस का 32 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल तरीके से आपको रूट्स गिवन थे, आपने पहले सम ऑफ द रिक्वायर्ड रूट्स फाइंड कर लेना है, देन प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स फाइंड कर लेना है, उसके बाद सिंपल फॉर्मूले में डालना है, आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मेरा बेटा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भाई? किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में बेटा लाजमी बताइएगा। अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा, उन्हें मेंशन करिएगा, उन्हें बताइएगा कि भाई किस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। क्लियर है मेरा बेटा? आसान सी बात है। जगह की कमी है जो मैं इसलिए इसको बार बार रब कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जगह की कमी ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मेरा बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम के तमाम डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? सिमिलर आ जाए। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम डायगोनल एलिमेंट्स के आ जाएं, सिमिलर आ जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट्स सिमिलर होंगे उसको क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। अच्छा भाई, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to 0, not equal to 0 या greater than 1 या equal to 1। क्या होगा भाई? अगर मैं इस क्वेश्चन का जवाब नॉर्मली बच्चे से मांगता हूँ, बच्चा आए बाएं शाएं कर देता है। क्यों आए बाएं शाएं करता है? मालूम ही नहीं होता। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ये बात तो। वैसे भाई सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? अगर कभी भी आपका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बराबर आ जाए 0 के तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिंगुलर कहलाता है। और अगर अनइक्वल टू 0 हो तो अनसिंगुलर होता है, नॉन सिंगुलर कहलाता है मैट्रिक्स। क्लियर है मेरा बेटा? अगला क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी पूछी हुई है 15 के अंदर, कहता है कि अगर ए बी और सी आपके पास तीन पर्टिकुलर आ रहे हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो बताओ सी इंटू बी इंटू ए, यानी कि तीन मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और उनका इनवर्स ले लूं किसके बराबर हो? कहता है कि अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स आ रहे हैं तो आपने पहले उन तीनों मैट्रिक्स को सिंपली मल्टीप्लाई करवाया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉमन आंसर आया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया, उसका इनवर्स निकाला। बताओ किसके बराबर होगा? मेरा बेटा ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर अगर आपने क्या करा, आपके पास तीन मैट्रिसेस मौजूद थे, आपने उन तीन मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करवाया इंडिविजुअली, उसके बाद जो आंसर आया उसका इनवर्स लिया, बेटा वो बराबर होगा। अगर मैं पहले सी इनवर्स निकाल लूं
बी इनवर्स निकाल लूं, ए इनवर्स निकाल लूं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये मैट्रिक्स की बेसिकली प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊं उसके बाद इनवर्स निकालूं, या फिर मैं मैट्रिक्स बी लूं उसका इनवर्स निकालूं, उसको मैट्रिक्स ए से के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये मैट्रिक्स की बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी होती है, आपको मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपसे कहा जा रहा है बताओ माइनर M31 क्या होगा। अब बहुत से बच्चे इस चीज को देख के परेशान हो जाते हैं, सर माइनर को फैक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया, सर ये तो हमें पढ़ाया हुआ ही नहीं होता। अबे अल्लाह के बंदे, तुमने जब इनवर्स मेथड समझा हुआ तुम्हारे लिए बच्चों वाली चीज है। 3 1 के मायने क्या है, 3 1 के मायने ये कि आपको थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे मेरा बेटा, अच्छा मैं आपको पहले तरीका बता देता हूँ कंप्लीट, फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर क्या होगा। भाई कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड करोगे, इसके माइनर या इसके कोफैक्टर की वैल्यू को, आपको थर्ड रॉ के पहले कॉलम की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सिंपल तरीके से, यानी कि आपके पास तरीकेकार क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर सेम मेथड होगा। माइनस का माइनर देखो, किसके ऊपर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस का 1, और फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये पर्टिकुलर एलिमेंट जिस रॉ में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है सब इग्नोर हो जाएगा, तो ये आ गया 3 4 5 7। तो -1 की पावर में क्या है 4, तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन तो कट गया। यहाँ पे 7 3 ज़र क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 7 3 ज़र 21, 5 4 ज़र क्या होता है मेरा बेटा 20, तो 21 में से 20 निकाल दो, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो पॉजिटिव का 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बेटा, $1 बिलियन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आपके पास एक 1 है, एक x-1 है और एक 3 है। कहता है ये एपी के अंदर है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी। बेटा ये एमसीक्यूज $1 बिलियन का, ये एप्टीट्यूड लेवल पे बहुत बार पूछा जाता है। इस एमसीक्यूज की खास बात क्या है, इस एमसीक्यूज की खास बात ये है कि इस एमसीक्यूज के अंदर आपसे क्या कहा हुआ है, एक सेकंड, आपसे कहा हुआ है कि आपके पास एपी के अंदर एक सीरीज आ रही है 1, x-1, 3, बताओ x की वैल्यू क्या होगी। मेरा बेटा कैसे फाइंड करोगे, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ। बेसिक मेथड क्या है कि भाई देखो एपी के अंदर, मैंने ये बात आपको बहुत दफा बताई भी है, अगर आपने मुझसे चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर्स दिए, मैंने तमाम चैप्टर नंबर 6 कवर करवाया हुआ है। तो मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि बेटा एपी के अंदर थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है ना भाई। यानी कि पहली दो टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होगा और पहली लास्ट के दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस होगा, या मिड की दो टर्म्स में कॉमन डिफरेंस होगा, हमेशा सिमिलर रहेगा। यानी कि अगर सीक्वेंस एपी का है तो थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ये बात मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ कि जो एपी का सीक्वेंस होता है उसके अंदर थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, यानी कि पहली दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस और लास्ट के टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हमेशा सिमिलर रहेगा। तो देखो आपको चार ऑप्शंस गिवन है, एक गिवन है 0, एक गिवन है 1, एक गिवन है 2, एक गिवन है 3। बारी बारी इन चारों ऑप्शंस को जरा उठा के एक्स की जगह पे डाल दो, जहां आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिल जाएगा वहां आपका आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - 1 3। आपको पहली दो टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, लास्ट टर्म में +2 मिलेगा, यानी कि 0 आंसर नहीं हो सकता मेरा। 1 डाल के चेक कर लो तो 1 0 3 मिल जाएगा, उसमें भी कॉमन डिफरेंस आपको सेम नहीं मिलेगा। 2 डाल के चेक कर लो तो 1 1 3 मिल जाएगा। हाँ अगर मैं यहाँ पे 3 डाल के चेक कर लूं तो मेरी सीक्वेंस क्या बन जाएगा, सीक्वेंस मेरा हो जाएगा 1, 3 में से 1 गया 2, 3। अब जो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिलेगा सेम मिलेगा। 2 में से 1 निकाला क्या बचेगा 1, 3 में से 2 निकाला क्या बचेगा 1। यानी कि सिंपल तरीके से आप हिट एंड ट्राई मेथड यूज कर सकते हो, यानी कि ऑप्शंस आपको गिवन है, बारी बारी एक्स की जगह पे पुट कर दो, जिसके ऊपर आपका आंसर सेटिस्फाई हो रहा होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है। देखो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन एक सिंपल सा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। आपको कहता है इफ इन अ जीपी आपको ए की वैल्यू गिवन है 3, आपको आर की वैल्यू गिवन है 2/3, कहते हैं सम टू इन्फिनिटी बताओ। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मुला क्या होता है मेरा बेटा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए की वैल्यू क्या है 3, 1 का 1 एज इट इज, आर की वैल्यू क्या है 2/3। सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा 3 का 3 एज इट इज, 1 माइनस का 2/3 क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 2 आ जाएगा, नीचे 3 का 3 एज इट इज, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 और इधर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1/3। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा चीजें डिवाइड हो रही है सबसे नीचे वाली ऊपर जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 3 3 इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 9 हो जाएगा। 3 3 इधर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, हमारे पास सिंपली 9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपल तरीके से एक बहुत घिसा पिटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत मतलब ये जो है ना इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 10 दफा करवा चुका हूं मैं, बेतहाशा इंपॉर्टेंट। कहता है अगर ए जी और एच तुम्हारे पास अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, बताओ कौन सी वाली चीज सही होगी। क्वेश्चन गौर से पढ़ो। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अगर तुम्हारे पास अर्थमेटिक मीन आ रहा है
देन ज्योमेट्रिक मीन बीच में, अगर तुम्हारे पास पहले ए आ रहा है, फिर जी आ रहा है और फिर एच आ रहा है, और उसने आगे बड़ा बड़ा ये बात लिखी भी है कि ये ए अर्थमेटिक मीन है, जी ज्योमेट्रिक मीन है, एच हार्मोनिक मीन है, तो बताओ कंडीशन क्या होगी। देखो जो चीज बीच के अंदर होती है बेटा उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये बात मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ मीन के टॉपिक के अंदर, जब मैं चैप्टर में से आपको पढ़ा रहा था। मैंने आपसे क्या कहा था, जिसका बीच में फॉर्मूला होगा उसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो जी के रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल तरीके से अंडर रूट का ए बी, तो यहाँ पे ए है और बी एच है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आंसर। एक आंसर तो ये आ सकता है जी इज इक्वल टू रूट के अंदर ए एच, या फिर अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मेरा बेटा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ 5% कैन बी सीटेड इन अ रो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि रॉ परमुटेशन का क्वेश्चन आ रहा है। रॉ परमुटेशन क्या होती है हमारे पास, n फैक्टोरियल के बराबर होती है। यानी कि कभी भी आपसे कहा जाएगा स्ट्रेट लाइन के अंदर परमुटेशन फाइंड करनी है, तो स्ट्रेट लाइन की जो परमुटेशन होती है हमेशा ये n फैक्टोरियल होती है। तो अगर मुझसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच अ 5% कैन बी सीटेड इन अ रॉ, रॉ का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो रॉ परमुटेशन या स्ट्रेट लाइन परमुटेशन क्या होती है, सिंपल n फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 120 होता है मेरा बेटा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ये काफी हद तक धुंधला हुआ है, मगर स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जूम करके चेकआउट करने की। गिवन क्या है ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, n प्लस का 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। बेतहाशा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, बेतहाशा। ये तो भैया वो एमसीक्यूज है जो कि मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में करवाता हूँ। क्या एमसीक्यूज आ रहा है, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा इसको, सबसे पहले फिगर आउट करो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है। ऊपर वाली बड़ी वैल्यू है। अब ऊपर वाले फैक्टोरियल को वहां तक ओपन करो कि नीचे वाला फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। वैसे आपस की बात है, आप मेरे चैनल के ऊपर जाइएगा, क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगी, हाउ टू सॉल्व फैक्टोरियल विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। वहां पे मैंने इन वेरिएबल बेस्ड फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उस वीडियो को लाजमी जाकर देखिएगा। आपको मैंने उस वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरह के करवाए हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। सबसे पहले फिगर आउट करो कि इनमें से बड़ी चीज कौन सी है। मुझे साफ देख रहे हैं इन दोनों में से बड़ी वैल्यू n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो इसको एक्सपेंड करवाना है कहां तक कि नीचे वाली चीज कैंसिल आउट हो जाए। तो भाई n प्लस 1 को पहले एडिटिव एक बार लिखूंगा, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस का 1, और फिर n प्लस 1 माइनस 2 के ऊपर जाके मैं अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर दूंगा। क्या कर दूंगा मेरा बेटा, क्वेश्चन को स्टॉप कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास n प्लस 1 माइनस का 2। यहाँ पे फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि नीचे क्या मौजूद है, नीचे मौजूद है n माइनस का 1 फैक्टोरियल। तो भाई देखो n प्लस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1। बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा है, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया तो मैं अगेन रिकमेंड करूंगा, मेरे चैनल के ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे, क्विक मैथ्स की एक प्लेलिस्ट होगी। उस क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट के ऊपर फैक्टोरियल का मैंने एक लेक्चर डाला हुआ, उस लेक्चर को लाजमी देख लीजिएगा, उसके ऊपर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी देखते उस लेक्चर को तो कोई मसले की बात नहीं है, इधर से कॉन्सेप्ट उठा लो कि भाई आपके पास दो ही चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा हुआ है। भाई इन दोनों में जो बड़ी वाली फैक्टोरियल वैल्यू है उसको आपने एक्सपेंड करवाना है कहां तक, जहां तक नीचे वाली चीज कैंसिल आउट हो जाए। तो आपने n प्लस 1 फैक्टोरियल को वहां तक एक्सपेंड करवाने के n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो, कैंसिल हो जाए। अगला क्वेश्चन, अगला एमसीक्यूज भी अगर मेरा कोई शागिर्द है वो इजीली हंस रहा होगा बैठ के, सर ये तो क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व करवाए हुए हैं। ये आपके पास क्या, एक और क्वेश्चन आ रहा है बड़े मजे का, कि भाई 5 कॉम्बिनेशन 3 2। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। भाई ये एक स्पेशल सिंबल होता है फैक्टोरियल्स का। आपसे क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 3 इंटू 2 बताओ। तो भाई ये बीच में नेगेटिव, बीच में डिवीजन की लाइन एग्जामिनर भूल नहीं गया, ये ऐसे लिखा जाता है। कैसे इसको इसको एक्सपेंड कैसे करवाते हैं कि ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल लोगे, नीचे जो टर्म्स होंगी उनका नीचे फैक्टोरियल लिया जाएगा और मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, सिंपल कैलकुलेटर मौजूद है आपके पास, सॉल्व कर लीजिएगा। 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120, 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है। तो 6 1 जार 6, 2 जार 12, 0 का 0 आ गया, 2 1 जार 2, 10 जार 20। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है अ डाई इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 इज डैश। मेरा बेटा देखो बहुत ही मजे का एमसीक्यूज है। कहता है कि एक डाई है उसको रोल किया है। एक डाई के मायने, डाई बोले तो छक्का, छक्के के अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कि आपसे कह रहे हैं कि एक छक्का है, उस छक्के को फेंका है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी के नंबर 4 आ जाए। मेरा बेटा नंबर 4 के आने के चांसेस क्या होंगे, एक ही चांस होगा, तो यानी कि क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 6।
1 डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1/6। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक क्या टॉपिक होता है, इंडिविजुअल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस, तो 1/6 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिग्मा एन स्क्वायर। ये सिग्मा एन, सिग्मा के मायने क्या होते हैं पहले तो आपको मालूम होना चाहिए मेरा बेटा। सिग्मा कहते हैं मैथ्स के अंदर हम लोग कभी भी सम को सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा एन स्क्वायर बेसिकली रेफर कर रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को। तो सिग्मा एन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। या फिर आप इसको बल्कि इसी पैटर्न पे लिख लो, क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूला होता है किसका, सिग्मा एन स्क्वायर का, यानी कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि सिंपल सिग्मा सम ऑफ सिंपल एन नेचुरल नंबर्स का सम बताओ क्या होगा, वो बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 के। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सम ऑफ क्यूब ऑफ दी एन नेचुरल नंबर्स बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तीन बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। क्या कहा, दोबारा सुनिएगा। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का। तो तीनों फॉर्मूला आपको लाजमी मालूम होने चाहिए मेरा बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, आई होप आपको मालूम होगा। सिम क्या कह रहे हैं, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाय 6। चेक कर लीजिए कौन सा आ गया, ये आ गया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। इस फॉर्मूले को वैसे ये भी लिखते हैं, तो ये इसका दूसरा पार्ट होता है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, बात एक ही है। या एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई 6 लिखो, या फिर इसको लिखो एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस डिवाइड बाई 6, बात एक ही होती है। क्लियर है मेरा बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, बताओ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 3x प्लस 2y की होल पावर 9। मेरा बेटा जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होती है पावर से एक ज्यादा होती है। आपकी पावर यहाँ पे क्या आ रही है, 9 आ रही है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी आपकी, 10 होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पावर से एक ज्यादा होती हैं। क्लियर है मेरा बच्चा, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, अरे कुछ भी नहीं है मेरा बच्चा, सब आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि बताओ मिडिल टर्म क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x इंटू 2 की पावर 2n के अंदर। मुझे साफ दिख रहा है कि बेटा ये मेरे पास जो पावर आ रही है कैसी आ रही है, इवन पावर आ रही है। इवन पावर की हमारे पास मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस टू डिवाइडेड बाय 2th टर्म के ऊपर होता है ना भाई। तो क्या बन जाएगा, मेरी पावर क्या है 2n है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 2n प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर में th टर्म। तो ऊपर से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो बाहर अंदर क्या बचेगा, सिंपल n प्लस का 1, नीचे वाला 2 पावर 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल n प्लस 1 th टर्म। आंसर क्या आ जाएगा, n प्लस 1 th टर्म। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन हमें बायनोमियल सीरीज का गिवन है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है और अगर तुम्हारी सीरीज आ रही है, किस चीज की सीरीज आ रही है, 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर एंड इट गोज ऑन टिल इंफिनिटी, तो बताओ ये बायनोमियल सीरीज किस में क्लोज होगा। क्वेश्चन ने एक बात करी हुई है, अच्छा सॉरी, x की वैल्यू 1 से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। x की वैल्यू कैसी आ रही है मेरा बेटा, 1 से छोटी आ रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो बायनोमियल सीरीज कैसी होगी भाई, नॉर्मल सी बात है मेरा बेटा। कैसी होगी, इसका मतलब ये होगी 1 माइनस का x की होल पावर में नेगेटिव नेगेटिव का 1। क्या होगी मेरा बेटा, 1 माइनस का x की पावर में नेगेटिव का 1। ऐसा क्यों होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन क्यों होगा, उसके पीछे रीजन है। अगर आप बायनोमियल सीरीज को गौर से देखो, ये पूरी सीरीज पॉजिटिव की गिवन है आपको। क्वेश्चन में जो बायनोमियल सीरीज गिवन है पॉजिटिव की गिवन है। इसका मतलब ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सारी टर्म पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव की बायनोमियल सीरीज आपको खाली दो कंडीशन में मिलती है, या तो आपके पास ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि आपकी इंटरनल एक्स जो हो नेगेटिव हो और बाहर वाली टर्म भी नेगेटिव हो। दोनों सूरतों के अंदर अगर x की वैल्यूज भी और n भी, यानी कि x भी और n भी अगर दोनों नेगेटिव होंगे तभी खाली पॉजिटिव मिल सकती है, या x और n दोनों पॉजिटिव हो तभी खाली मुझे पॉजिटिव मिल सकती है। क्लियर है मेरा बेटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस n प्लस का n इंटू n माइनस 1 एंड इट गोज ऑन टू इंफिनिटी। तो पॉइंट इज दैट कि आपके पास कभी भी बायनोमियल सीरीज पॉजिटिव आपको कब मिलेगी, जब x और n दोनों नेगेटिव के होंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर मूव करते हैं। 28 क्या कह रहा है, कहता है इफ द आर्क लेंथ s इज इक्वल टू द रेडियस देन द सेंट्रल एंगल इज डैश।
बहुत ही मजे का क्वेश्चन है ये, आपकी एक्सरसाइज 9 पॉइंट जो 1 आ रही है उसका क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है इनफैक्ट। कह रहे हैं अगर आर्क लेंथ तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे क्वेश्चन की आर्क लेंथ, क्या कहता है, अगर तुम्हारी आर्क लेंथ बराबर आ जाए किसके, रेडियस के, अगर तुम्हारी आर्क लेंथ बराबर आ जाए रेडियस के, तो बताओ एंगल क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो अगर एस और आर बराबर आ जाएंगे, मेरा बेटा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, बन जाएगा आर इज इक्वल टू आर थीटा। आर से आर कट जाएगा तो सिंपल थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रेडियन आ जाएगी आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस इज आपके पास अगर आर्क लेंथ बराबर आ जाए रेडियस के, सिंपल रेडियस के ना, तो सही है। आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर आ गई तो मेरे पास क्या हो जाएगा मेरा बेटा, आर से आर कट गया तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रेडियन। थीटा की वैल्यू सिंपल रेडियन के बराबर आ जाएगी, थीटा रेडियंस के बराबर आ जाएगी। क्लियर है मेरा बेटा, ये 1 रेडियन होगा, बल्कि सॉरी आई एम सो सॉरी, 0 रेडियन नहीं होगा, 1 रेडियन आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 1 रेडियन, क्योंकि आर से आर कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा ना, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा के फॉर्मुले में जो एंगल होता है हमेशा रेडियन में होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 रेडियन आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बताओ एंगल ऑफ 330 डिग्री इन रेडियन क्या होगा। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, सिंपल तरीके से 330 को रखिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, डिग्री से रेडियन में जाने तो क्या करते हैं मेरा बेटा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाओगे, सिंपल तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा इन पांचों में से कोई एक। तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। कहता है अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ रही हो, नेगेटिव का अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव का 3/4, और साइन थीटा की वैल्यू अगर आपके पास आ रही है क्या, नेगेटिव, तो बताओ थीटा कहाँ लाई कर रहा है। भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन अगर आप याद करो तो सप्ली के पेपर्स के अंदर ही बहुत आया हुआ है, और मैंने डिफरेंट कॉलेज से पेपर सॉल्व करवाए थे उसमें भी बहुत ज्यादा आया हुआ है। क्या कह रहा है, कहता है अगर टेंजेंट थीटा नेगेटिव के अंदर है और साइन थीटा भी नेगेटिव है, तो बताओ एंगल कहाँ लाई कर रहा है। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। एक जिंदगी में फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ऑल सिली टॉमकैट्स। ऑल सिली टॉमकैट्स का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर खाली टेंजन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ के अंदर खाली सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास टेंजन थीटा नेगेटिव का 3/4 है, यानी कि टेंजन थीटा की वैल्यू नेगेटिव में गिवन है। बेटा टेंजन थीटा की वैल्यू नेगेटिव में दे के एग्जामिनर ने दो बातें बहुत क्लियरली बता दी। पहली बात कि टेंजन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब एटलीस्ट टेंजन अपने क्वाड्रेंट में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अपने क्वाड्रेंट में होता तो पॉजिटिव होता ना। दूसरी नंबर के ऊपर पहला क्वाड्रेंट भी नहीं हो सकता। पहला क्वाड्रेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरा बेटा ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो पहला क्वाड्रेंट भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। अब बचा खाली सेकंड या फोर्थ। तो एग्जामिनर ने आगे एक और बात बताई है कि जिस क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा एंगल लाई कर रहा है वहां पे साइन भी नेगेटिव है। तो भाई अगर तो सेकंड क्वाड्रेंट मेरा एंगल लाई कर रहा होता, अगर तो वहां पे साइन पॉजिटिव होता, तो यानी कि वो भी नहीं है। इसका मतलब कौन सा बचा, खाली फोर्थ क्वाड्रेंट बचा, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लियर है मेरा बेटा। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है साइन 60 कॉस 30, कॉस 60 साइन 30। वैसे तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर आपके पास फर्स्ट लेवल पे मौजूद है, कैलकुलेटर में वैल्यू डालो आपका आंसर आ जाएगा। बट अगेन ये सिंपल सा एक फॉर्मुला यूज हो रहा है, फॉर्मुला कौन सा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, किसके बराबर होगा, बराबर होगा साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो ये आ जाएगा साइन 60 माइनस 30 के, यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री बराबर होता है मेरा बच्चा 1/2 के, तो आंसर 1/2 आ जाएगा। मुझे तो बेटा ये वैल्यूज मालूम है क्योंकि मैं नस साइड के आईबीएस साइड के मैचेस पढ़ा रहा होता हूँ, मेरा मेजर एप्टीट्यूड लेवल होता है, ईकेट एमकेट ईकेट बीकेट लेवल होता है। यानी कि कोचिंग के अंदर आपके अगर बड़े बड़े बहन भाइयों ने जाके 50-60 हजार रुपए जाया करे होंगे ना बेटा, तो मैं उन्हीं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, मगर साथ साथ मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर भी डाल देता हूँ, तो आपको किसी कोचिंग माफिया के पास जाने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, मेरे चैनल को फॉलो करते हो अपने एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए, आप पोजीशन ले सकते हो बेटा पाकिस्तानी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर यकीन ना आए तो मेरे यूट्यूब पे मेरे फेसबुक पेज पे जाके कम्युनिटी सेक्शन देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे। आपके लेवल के ऊपर कैलकुलेटर आपको अलावा आप चेक कर लीजिएगा आंसर क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अगर आर कॉस थीटा की वैल्यू 4 आ रही है और आर साइन थीटा की वैल्यू 3 आ रही है, तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। भाई देखो क्वेश्चन बहुत ही मजे का, कहते हैं अगर आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 4 और आर साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3, तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। अल्लाह के बंदे सिंपल तरीके से आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा दो, यानी कि आर साइन थीटा वाली इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करवा दूं किससे, आर कॉस थीटा वाली इक्वेशन, यहाँ से एंगल फाइंड कर लूंगा पहले। तो क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा देते हैं। तो क्या करते हैं मेरा बेटा, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आर कॉस थीटा इक्वल टू के बाद 4, आर से आर कट गया, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेंजन थीटा इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेटर में करके आप यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्या आ रही है थीटा की वैल्यू, टेंजन इनवर्स 3/4। आपके पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या आ रही होगी, टेंजन इनवर्स 3/4।
तो किसके बराबर होगी, आई गेस समहाउ अप्रोक्सीमेट कुछ 0.6 समथिंग होगा। और फिर उसको उठा के आप इधर r cos थीटा में डाल दीजिए जो भी वैल्यू आ रही है, तो आपके फाइनली r की वैल्यू आ जाएगी। क्या कहा मैंने, यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है तो आपके लेवल में तो मुश्किल नहीं है ये, सिंपल 0.64 समथिंग आ जाएगी, ये 0.64 आ जाएगी थीटा की वैल्यू। इस थीटा की वैल्यू को उठा के वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल दो। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, r cos थीटा इक्वल टू 4, तो r का r इट इज, cos के अंदर जो थीटा फाइंड करे वो डाल दीजिए, तो cos इंटू थीटा क्या हो जाएगा, आपको जो आंसर आया पुट करवा दीजिए, ये हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू के बाद 4 का 4 एज इट इज। तो मुझे r की वैल्यू फाइंड करनी है, तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ सेंड करवा दूंगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4, तो 4 से 4 कट गया, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया। कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, सबसे पहले आप कोई दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करवाइए, डिवाइड करवा दीजिए, ताकि यहाँ से आप एंगल फाइंड कर लें। जब एंगल आ जाएगा उस एंगल को वापस लाके इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में भी डाल दीजिएगा, और आपके पास वहां से फिर r की वैल्यू इजीली आ जाएगी। क्लियर है मेरा बेटा, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो फिर आगे मूव करते हैं जल्दी से बताओ बेटा, सबको यहाँ तक की बात क्लियर है, कमेंट सेक्शन में मुझे सबका जवाब चाहिए बेटा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर गलती से आपको टाइम देख रहा हो तो रात के इस वक्त 4:30 बज रहे थे जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी, सिर्फ आपकी मेहनत के लिए, आप बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मेरा बेटा, कि आप लोगों में से बहुत से बच्चों को परेशानी हो रही थी इन पेपर्स को सॉल्व करने में, उनके लिए आसानी हो सके। अगर आपको बात क्लियर तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मुझे रिप्लाई करिएगा। अच्छा भाई आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई बताओ, क्या बताओ कि साइन कॉस यू माइनस कॉस वी की वैल्यू क्या होगी। अल्लाह के बंदो ये फॉर्मूला आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला आ रहा है मेरा बेटा, कॉस यू माइनस कॉस वी का। कॉस यू माइनस कॉस वी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, माइनस का 2 साइन यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन यू माइनस का वी डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैंक है जो कि चैप्टर नंबर 11 से है। चैप्टर नंबर 11 का कोई क्वेश्चन तो नॉर्मली पेपर में नहीं आता, मगर ये ब्लैंक लाजमी आ जाती है। और ये ब्लैंक क्या है कि बताओ कॉस थीटा का पीरियड क्या होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरा बेटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का पीरियड सेम होता है, और ये होता है 2 पाई, यानी कि कॉस थीटा का हो या साइन थीटा का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और टेंजेंट थीटा का पीरियड होता है पाई। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का पीरियड क्या होता है आपके पास, कॉस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इन चारों का पीरियड होता है 2 पाई, वाइल टेंजेंट एंड कॉट का पीरियड क्या होता है पाई। तो ये एमसीक्यू आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास एक सिंपल सा एमसीक्यू वो आ रही है, अल्लाह भला करे, फॉर्मूला आ रहा है, कहता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी बताओ क्या होगा। तो जाहिर सी बात है सिंपल सा एमसीक्यू फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। अच्छा 37 आपसे क्या कहते हैं, 37 आपसे कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन बताओ अगर एंगल बीटा पोजीशन के ऊपर है। तो भाई सिंपल तरीके से बी के रिस्पेक्ट से क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ac cos बीटा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे क्या कहता है, आगे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 3, 4 और 5 यूनिट्स हैं, तो बताओ एस की वैल्यू क्या होगी। यानी कि आपको एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स दे दी गई, 3, 4, 5, कहता है एस की वैल्यू क्या होगी। मेरा बेटा इसका भी फॉर्मूला आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, भाई हीरोज लॉ आ रहा है। कौन सा लॉ आ रहा है, हीरोज लॉ आ रहा है, ये वो वाले हीरो साहब नहीं है, दूसरे हीरो साहब हैं, सही है ना। क्या फॉर्मूला होता है इसका, एस की फॉर्मूला होता है हीरोज लॉ का हाफ ए प्लस का बी प्लस का सी, क्या बन जाएगा हाफ का हाफ, 5 प्लस का 4 प्लस का 3, 5 के अंदर 4 का इजाफा करो 9 बन गया, 9 में 3 का इजाफा करोगे 12 बन गया, 12 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मेरे पास सिंपल तरीके से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा 6 आ जाएगी। क्लियर है मेरा बच्चा, क्या वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो बिलियन डॉलर्स का है भाई, बिलियन डॉलर्स का। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कहता है बताओ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजन आर्क टेंजन इनवर्स -1 के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी दुनिया का फंक्शन अपने इनवर्स पार्ट को क्या करता है, खूबसूरती से कैंसिल करता है। यानी कि कभी भी आपके पास कोई फंक्शन आ रहा है और साथ ही उसका इनवर्स फंक्शन आ रहा है, तो बेटा दोनों हमेशा आपस में क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो टेंजन अपने टेंजन इनवर्स को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो आपके पास सिंपल तरीके से वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 ही आ जाएगी। यानी कि आर्क टेंजन के मायने क्या होते हैं बेटा, इनवर्स होते हैं। आर्क टेंजन किसे कहते हैं, इनवर्स को कहते हैं। यानी कि टेंजन इंटू टेंजन इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल -1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के लेक्चर का, कहता है कि अगर तुम्हारे पास
अगर तुम्हारे पास साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। बेटा साइन को दूसरी तरफ भेज दो, आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होता है मेरा बेटा, साइन इनवर्स 0 हमारे पास बराबर होता है 0 डिग्री के। साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के। तो अब देखो, अब क्वेश्चन ने चालाकी करी हुई है कि 3 ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, तो भाई दूसरा एंगल भी फाइंड कर लो। दूसरा एंगल कैसे फाइंड करोगे, अगर आपको एक बेसिक एंगल मिल गया तो दूसरा एंगल क्या होगा, उसमें 180 का इजाफा। अगर मैं 0 डिग्री के अंदर 180 का इजाफा करूंगा तो मेरा बेटा क्या 180 मिलेगा मुझे। तो 180 क्या होता है, पाई होता है। तो एक एंगल मेरा 0 आ गया, एक पाई आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा बेटा, मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से हमने आज के इस लेक्चर के अंदर इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करा। बेटा खुदारा मैं आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा बेटा हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे साबित इस्तात हों, वो बच्चे डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के अंदर जाके एमसीक्यूज के लेक्चर वीडियोस या एमसीक्यूज की सेशन जो स्पेशल क्लासेस हो रही हैं आजकल एमसीक्यूज की, और धंधा बनाया हुआ कोचिंग सेंटर्स वालों ने, वो अटेंड कर सकते होंगे। आपके माँ बाप के पास इतने पैसे होंगे, बट बेटा हर बच्चे का पैसे नहीं होते। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप डिफरेंट एजुकेशन रिलेटेड ग्रुप के अंदर लाजमी तौर पे इस वीडियो को शेयर करोगे। क्योंकि भाई हो सकता है आप तो इस वीडियो को एक्सेस कर सको, आपको तो ये चैनल मालूम हो, मगर बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा। तो आपका जो भी कॉलेज का ग्रुप हो, आपका जो भी पर्टिकुलर आपके कजन हो, आपके जो भी कोचिंग के दोस्त हों, उनसे आपने लाजमी शेयर करना है, उनके ग्रुप में लाजमी शेयर करना है। उनको बताना है कि भाई देखो, तमाम के तमाम एमसीक्यूज की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर हाशिम के चैनल के ऊपर हो रही है। इसके अलावा मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि बेटा अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट स्टफ्स है, एमसीक्यूज का इंपॉर्टेंट पैटर्न है, एमसीक्यूज का कोई इंपॉर्टेंट पेपर है, आप मुझसे लाजमी शेयर करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है 0303278505। तो मैं तमाम के तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा बगैर कोई बैच वगैरह स्टार्ट अभी किए बगैर ही। यानी कि मुझे कोई बैच स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल तरीके से सब कुछ अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ, ताकि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं इजीली और आराम से बैठ के पढ़ सकें। मुझसे काफी सारे बच्चों ने वैसे बात कही थी, सर आप ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर लें एमसीक्यू की तैयारी का। मेरा बेटा मैं क्यों स्टार्ट कर लूं, जब मुझे मालूम है कि ऑल तो मेरा अभी टाइम भी नहीं है, मैं टोटली बिजी चल रहा हूँ एप्टीट्यूड साइट के ऊपर। बट सेकेंडली मैं अगर स्टिल आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो बेटा मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे जो अफोर्ड ना कर सके वो उस बैच में ना आ सके, तो मैं वैसे ही सब कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ। तो जितने भी कॉलेजेस के अंदर पेपर हो रहे हैं, आप अगर पीसीएच से ताल्लुक रखते हो, आप सेंट लॉरेंस से बिलोंग करते हो, आप डीजे से बिलोंग करते हो, आप आदमजी से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली कॉलेज से बिलोंग करते हो, किसी भी कराची कॉलेज से बिलोंग करते हो, आपके कॉलेज में जो भी प्रीलियम का पेपर हो, इंपॉर्टेंट मटेरियल है, काइंडली मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होकर मुझसे बात कर लीजिएगा और मुझसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं वो आगे बच्चों से शेयर कर सकूं, मैं उसके ऊपर सॉल्यूशन वीडियोस बना सकूं, ताकि वो बच्चे जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये मटेरियल भी पहुंच सके, क्योंकि बेटा उनका हक भी तालीम है। इस लेक्चर को इस बात पे इख्तिताम करना पसंद करूंगा कि मेरा बेटा तालीम किसी के बाप की जागीर नहीं है, तालीम को अपने पर रख के सड़ाने की जरूरत नहीं है, तालीम को हमेशा आगे बांटना, जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हो। इस उम्मीद के साथ, इस खैरियत के साथ इस लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ कि आप जहां होंगे, जैसे होंगे, खैरियत से होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि अल्लाह आपको कामयाबी दे। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाक अल्लाह। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।